हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो रीट लेवल 1 हो या फिर लेवल 2 हो, दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ई.एच. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई थी? 8 अवस्थाएं बताई थी। उसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो बात की जाए यहाँ पे जो बुद्धि लब्धांक होते हैं वो सामान्यतः संबंधित होते हैं उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से। किससे संबंधित होते हैं? उच्च रूप के शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन हमारा तीसरा प्रश्न है, अभिक्रमित अधिगम सामग्री में व्यक्ति विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है, विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं, सामग्री बहुत रोचक होती है, सामग्री को आसान ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, सामग्री बहुत आकर्षक होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अभिक्रमित अधिगम सामग्री में व्यक्ति विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि विद्यार्थी जो है अपनी गति से सीखते हैं। विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न पूछा गया है आपसे, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की ओर और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो यह विशेषता पाई जाती है उत्तर बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो यह कथन दिया गया था स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? स्किनर के द्वारा दिया गया था। उसके बाद क्रो एंड क्रो के बारे में आपको एक कथन जो है याद रखना है। इन्होंने 20वीं सदी को बालक की सदी कहा है। किन्होंने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। उसके बाद बात किया जाए यहाँ पे जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे जो होते हैं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। नन्हे वैज्ञानिक होते हैं बच्चे, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति एक क्या है? तो चिंता विकृति। मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति जो है वह एक क्या है? चिंता विकृति है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। यह मत किस मनोवैज्ञानिक का है? यह मत दिया गया था वुडवर्थ के द्वारा। किसके द्वारा? वुडवर्थ ने कहा था कि सीखना क्या है? विकास की प्रक्रिया है। सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? अधिगमकर्ता, शिक्षक, प्रेरक, आंतरिक अवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक। यहाँ पे जो है सीखने की परिघटना में आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि जो अधिगमकर्ता या फिर जो बच्चे होते हैं या फिर प्रत्येक व्यक्ति होता है वह बिना शिक्षक के भी बहुत सी चीज़ें सीख सकता है। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, अधिगम की विशेषता है। यहाँ पे अधिगम की विशेषता बतानी है। आजीवन चलता है, सार्वभौमिक है, सक्रिय है, या फिर ये सभी चीज़ें सही दी गई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी ऑप्शन यहाँ पे सही दिए गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है बहुलक। क्या कहते हैं? उसे बहुलक कहा जाता है। जैसे कि कोई प्राप्तांक दिए गए हैं 3, 5, 3, 4, 3, 2, 1, तो इसमें से सबसे अधिक संख्या किसकी है? 3 की है। सबसे अधिक संख्या 3 बार, तो यही क्या कहलाएगा? यही बहुलक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अधिगम कैसी प्रक्रिया है? तो अधिगम कैसी प्रक्रिया है? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अब यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों को आंतरीकरण किसमें होता है? तो हमारे मूल्यों का आंतरीकरण होता है पराहम में। किसमें? पराहम में। और फ्रायड को जो है मनोविश्लेषणवाद का जनक माना जाता है।
विश्लेषणवाद का जनक माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के गौड़ नियम कितने हैं? तो थॉर्नडाइक के अनुसार गौड़ नियम है 5 और मुख्य नियम कितने बताए थे? 3 नियम बताए थे। मुख्य नियम कितने बताए थे? 3 बताए थे। उसके बाद बात कीजिए, थॉर्नडाइक की किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के थे। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कैसे मनोवैज्ञानिक थे? पशु मनोवैज्ञानिक थे। पशु मनोवैज्ञानिक थे। पशु मनोवैज्ञानिक थे। कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। किस पर प्रयोग किया था अपना? तो बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पर? बिल्ली पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था होती है तो बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? तो 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था मानी जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। उसके बाद क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं सीखने की विधियां, अभ्यास, प्रक्रिया या फिर सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी चीज़ें जो है अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करेंगी यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्र या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी चीज़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर का अनुभव कर सकते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का, आत्मसिद्धि के भाव का, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार का, स्वयं से सरोकार का। अधिगम को कहते हैं प्रवाह, कौशल, ज्ञान या फिर सतर्कता। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अधिगम को क्या कहा जाता है? ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों के बौद्धिक स्तर के विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। और पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। और इन्हीं के सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। इनके सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। उसके बाद आपको नोट करना है पियाजे के बारे में। इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था तो किस पर प्रयोग किया था? अपने बच्चों पर प्रयोग किया था, खुद पर, बच्चों पर। और इनकी एक फेमस पुस्तक है द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। अब जैसे कि यहाँ पे बात की जाए स्किनर के बारे में, तो स्किनर ने दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। और कोहरबर्ग ने जो दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। उसके बाद एक चीज़ और आपको नोट करनी है कि पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी वो 4 अवस्थाएं थी? तो चारों अवस्थाओं के नाम आपको क्रमवाइज याद होने चाहिए। तो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी थी? पहली अवस्था थी संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था। दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद बात किया जाए तीसरी अवस्था की, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो चारों अवस्थाओं के नाम आपको क्रमवाइज याद होने चाहिए। छात्र का वह सोपान जब वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। तो कौन सी अवस्था में सबसे ज़्यादा वह संवेगों से घिरा होता है बच्चा जो होता है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है, दूसरे वर्ष में अंत तक से उसका शब्द भंडार हो जाता है लगभग 100 शब्द। कितने शब्द? लगभग 100 शब्द हो जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्रिया की सफलता से संतोष व असफलता से असंतोष होता है थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है यह? तो यह संबंधित थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम से। प्रभाव के नियम से। तो प्रभाव का नियम यह बताता है कि कोई कार्य जब किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है
तो अगर उस कार्य में उस व्यक्ति की क्या जो प्रशंसा होती है या फिर उस कार्य में सफलता मिलती है उस व्यक्ति को, तो वह कार्य दोबारा दोहराता है। और अगर उस कार्य से उसको जो है संतुष्टि नहीं मिलती है, सफलता नहीं मिलती है, तो वह कार्य करना क्या करता है, छोड़ देता है। तो यही है हमारा थॉर्नडाइक प्रभाव का नियम। तो थॉर्नडाइक ने जो मुख्य नियम बताए थे 3, तो उनमें जो 3 नियम है, ये तीनों मुख्य नियम है: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। कक्षा में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप। गतिविधियों के अनुरूप। सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? अनुकरण द्वारा, अभिप्रेरणा द्वारा, स्कूल का बस्ता या पुरस्कार। तो स्कूल के बस्ता के द्वारा कोई भी जो है अधिगम में हेल्प नहीं मिलेगी। उसके बाद क्वेश्चन है मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ था? तो अरस्तु के समय। और अरस्तु ने मनोविज्ञान को क्या कहा था? आत्मा का विज्ञान माना था। और उसके बाद जैसे कि बात की जाए मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जनक कहा जाता है अरस्तु को। और जैसे कि बात की जाए कि मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है? तो मनोविज्ञान की जननी माना जाता है दर्शन शास्त्र को। दर्शन शास्त्र से ही मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। अब बात किया जाए मनोविज्ञान शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग या फिर साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रुडोल्फ गोल्काय ने। किसने? रुडोल्फ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे जो है रुडोल्फ गोल्काय ने या फिर रुडोल्फ गोइकल। कहीं कहीं पे रुडोल्फ गोइकल लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पे रुडोल्फ गोइकाय ने। कहाँ पे किया था? तो 1590 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजिया पुस्तक। कौन सी पुस्तक? साइकोलॉजिया पुस्तक लिखी थी इन्होंने। साइकोलॉजिया पुस्तक लिखी थी। उसी में जो मनोविज्ञान शब्द का या फिर साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। और बात किया जाए यहाँ पे कि जो साइकोलॉजी शब्द है, तो साइकोलॉजी शब्द जो है इसका जो डिवाइडेशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो गैरिट ने किया था। गैरिट ने बताया था कि साइकी का तात्पर्य होता है आत्मा और लोगस का तात्पर्य होता है अध्ययन करना। तो इस प्रकार जो साइकोलॉजी शब्द हो जाता है उसका तात्पर्य हो जाता है आत्मा का अध्ययन करना। क्या हो जाता है? आत्मा का अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं और शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा था? सीखने का आदर्श काल कहा था वैलेंटाइन ने। किसने कहा था? वैलेंटाइन ने कहा था। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था होती किशोरावस्था। और किशोरावस्था को स्टैनली हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो यहाँ पे बताना कौन सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है गलत दिया गया है, जो है विकास जो है मशीनी प्रक्रिया नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं है, तो यही वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा।